Next numerical solve, that is for the reaction. ये रिएक्शन दिए बेटा CH3OH OH नेगेटिव चार्ज CH3OH OH Br CH3OH और Br नेगेटिव चार्ज. ओके, द रेट लॉ इज, रेट लॉ दिया है बेटा. रेट लॉ तो पता है तुम लोगों को, मैंने बताया था रेट लॉ में वी हैव टू कंसीडर द ओनली रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड को नहीं लेते. ओके, अब सबसे बढ़िया सवाल है ये, हाउ डज द रिएक्शन रेट चेंज इफ द OH आयन डिक्रीज बाय फैक्टर 5. रिएक्शन क्या होगी सर जब OH आयन को हम लोग 5 से कम करेंगे. तो याद रखना, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन रेट चेंज निकालना है तो कम होना मतलब डिवाइड करना होता है, कम और मतलब इंक्रीज होना मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, डबल होना या ट्रिपल होना तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो ठीक है, तो हमारे पास पहले से दिया है रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज R इक्वल टू K इंटू CH3Br OH नेगेटिव. तो इसमें क्या मिला है ये, तो हम लोग मान लेते कि शुरुआत को रेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन R1 होगा, दैट इज इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज फर्स्ट, वी हैव टू कंसीडर फर्स्ट. और पहला है लिखा हुआ ऐसे, और रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड का हम लोग सेकंड लिए. ओके, ये होगा R1 और R2. बट इनिशियल तो चेंज होगा ही नहीं, शुरुआत को जैसे का वैसा रहेगा, बट थोड़े थोड़े रिएक्शंस होंगे उसके बाद चेंजेस होगा. तो ठीक है बेटा, अब चेंजेस होगा तो होगा क्या. तो पहली क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो चेंजेस होने वाला है वो OH आयन में होने वाला है, और OH आयन को जो फैक्टर डिक्रीज करने वाला है वो क्या है 1/5. तो 5 से डिक्रीज होगा मतलब हमारे लिए क्या आएगा 1/5. ठीक है बेटा, तो हम लोगों को इससे रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा वो निकालना है. ठीक है बेटा, तो हमने क्या बोला कि R1 को हमने इस तरीके से लिया 1 और R2 को लो इस तरीके से. तो मैं एक बार प्रॉब्लम को फिर से समझ लेते हैं हम लोग. जो रेट ऑफ रिएक्शन R1 इस तरीके से है और R2 आफ्टर टाइम T के बाद R2 बना, लेकिन R2 बनने के बाद बोला है कि R2 जब बना तो OH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1/5 से कम हुआ, डिक्रीज हुआ, मतलब 5 से कम हुआ तो 1/5 आएगा. ठीक है, 5 से कम हुआ है ना बेटा, तो 1/5 ही आएगा, सीधी सी बात है. अब हम लोगों ने निकाले, जब भी बता रहा हूँ कंपैरिजन की बात आ रही है तो रेशो वाले सिचुएशन ये करना. अब R1 और R2 को लिख दिया. अब तो ये टर्म कैंसिल हो गई, ये भी टर्म कैंसिल हो गई, ये भी टर्म कैंसिल हो गई, समी है बस वो 1/5 उससे थोड़ा ये हुआ है, OH से डिक्रीज हुआ. अब जो बचा वो ये बचा. अब इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग. तो इसको सॉल्व क्या है, इसको सॉल्व करने में कोई बड़ी बात तो नहीं. R1/R2 इक्वल टू 5/R1. ठीक है, तो 5/1 सॉरी 5/1, तो 1 इधर जाएगा तो R1 इक्वल टू 5R2 या फिर R2 इक्वल टू 1/5R1. तो जो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन जो R2 निकला है वो R1 से डिक्रीज बाय 1/5 से ही हुआ, याद रखना. R1 से डिक्रीज बाय 1/5 हुआ. ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और इसे सीख में आती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ है, CH3Br नहीं हुआ, ये वाला कॉन्सेंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ. ठीक है बेटा, इस तरीके से ये वाला सवाल था. तो इसका पार्ट 2 भी है, ये न्यूमेरिकल्स हमारे एक्सरसाइज के ही हैं. तो ये पार्ट 1 है. अब पार्ट 2 क्या बोल रहा है बेटा, व्हाट इज द रेट इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट आर इंक्रीज्ड. अब कॉन्सेंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट का इंक्रीज हुआ है तो हमारा रेट क्या होगा. सवाल समझ रहे हो ना, कि व्हाट इज द चेंज इन द रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अब बोथ द रिएक्टेंट आर डबल किया गया है तो उनके कॉन्सेंट्रेशन पे क्या चेंज होगा, ये हमको निकालना है. तो ये निकालने के लिए हम लोग इस स्लाइड को थोड़ा देख लेते हैं. 1 मिनट बेटा. इस स्लाइड की बारी हो तो उसी तरह जैसे पहले सवाल को सॉल्व किया, R1 है और R2, लेकिन इसमें बोला है कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया गया है, तो ये भी डबल होगा बेटा और ये भी डबल होगा. तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारी कंडीशन थी. वही अब रेशो निकालते R1/R2. तो R1/R2 निकालूंगा तो ये भी कैंसिल होगा, के भी कैंसिल होगा, OH भी कैंसिल होगा. तो बचेगा क्या बेटा 2 × 2 दैट इज 4.
बचेगा। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू 1/4। अब 4 को इधर भेजो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो R2 इक्वल टू क्या है बेटा 4R1। तो रेट विल बी इंक्रीज बाय 4, रेट 4 से इंक्रीज हुआ है। रेट कितने से इंक्रीज हुआ है 4 से। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हुआ। तो ये सवाल जब भी कंपैरिजन की बात आती है तो तुम लोग रेशो से सॉल्व करना। तो रेशो से सॉल्व करोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से और इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फॉर द रिएक्शंस ट्वाइस ए प्लस बी। फॉर द रिएक्शन से बेटा ट्वाइस ए प्लस बी प्रोडक्ट निकलने वाला है, कुछ भी प्रोडक्ट होगा। द रेट लॉ, जो हमारा रेट लॉ पता है बेटा तुम लोगों को, रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ इक्वल टू आर इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट ऑफ ए उसका पावर एक्स ऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, और रिएक्टेंट बी ले लेता हूँ उसका ऑर्डर वाई। इस तरीके से एक्स और आई ऑर्डर होते हैं, ए और बी रिएक्टेंट होता है, के रेट कांस्टेंट होता है और रेट ऑफ रिएक्शंस। इस तरीके से रेट लॉ होता है। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, हमें रेट कांस्टेंट और ऑर्डर निकालना है रिएक्शंस का। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं बेटा। ये भी सवाल बहुत बढ़िया है और ये सवाल मेरे हिसाब से इस साल एग्जाम में आने के चांसेस है, क्योंकि ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसमें थोड़ा रेट लॉ के ऊपर सवाल पूछा है। तो हमारे पास ये जो रिएक्शंस है ट्वाइस ए प्लस बी और उससे प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा रेट है। तो इसको मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए R1, इसको मानते हैं R2 और इसको मानते हैं R3। ठीक है बेटा। तो देखो इसको सॉल्व करने के पहले हम लोगों के पास रेट लॉ, जो हमारे पास ये रेट लॉ का इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे एक्स और वाई दिए नहीं है। एक्स वाई दिया है क्या, नहीं। तो एक्स और वाई निकालना है। तो दो चीज़ों को मैंने जब भी बताया कि अपने को कुछ चीज़ें निकालना है तो कंपैरिजन भी एक बढ़िया सवाल होता है। तो सर R1 अपॉन R2 कुछ देखो जिसमें ए और बी की मात्राएं कुछ, ये रिएक्शन तो सेम है तो सभी के लिए एक्स और वाई तो सेम ही होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन सभी का सेम ये है, मतलब सभी के लिए एक्स और वाई की वैल्यू जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो इस बेसिस पे हम लोग ये जो देख लेते हैं, ये कैसे दोनों सेम है। ओके, ये दोनों सेम है तो यहाँ से बी की मात्रा सेम है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा तो एक्स मिलने के चांसेस है, और इसमें से एक्स सेम है तो वाई मिलने के चांसेस है। तो हम लोग पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैं इस सवाल को मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इरेज कर लेता हूँ इसको। ये आज का लास्ट सवाल होगा बेटा, और ये हो गया मतलब इस टॉपिक में से जो न्यूमेरिकल पढ़ा मेरे पूछ सकते थे वो पूरे न्यूमेरिकल्स मैंने कवर करवा दिया विथ थ्योरी के कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो अब थोड़ा देख लेते हैं इस सवाल को। अब ये सवाल क्या है, अब ये सवाल को देख लेते हैं। अब हम लोगों ने इसको R1 माने, इसको R2 और इसको R3, R1 R2 और R3। तो R1 में क्या है बेटा कि देखो R1 में 0.3 है, मतलब R1 क्या है 0.15 है। R1 में A1 की वैल्यू क्या है 0.3 और B1 की वैल्यू क्या है 0.5। ठीक है बेटा। उसी तरह R2 क्या माने 0.30, उसमें से A2 क्या हुआ 0.6 और B2 क्या हुआ 0.05। अब सर ये दो ही क्यों माने, क्योंकि बेटा इनमें दो नंबर ये सेम है 0.05। ठीक है, ये दिख रहा है, एक बार फिर से इरेज करके दिखा लेता हूँ कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है हमारे पास, ये जो नंबर है ये नंबर सेम है, इसलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़े। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, रिएक्शन का ऑर्डर जो होगा इज एक्स, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एक्स। ए का ऑर्डर क्या मान ले एक्स और बी का मान ले वाई, क्योंकि हमको ऑर्डर ही नहीं पता है ना, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता है क्या, ए का एक्स माने और बी का वाई। तो हमारा रेट का इक्वेशन क्या होगा, R1 का इस तरीके से होगा और R2 का इस तरीके से होगा। R1 और R2 का ऑर्डर सेम है बट उनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। समझ गए बेटा, ऑर्डर सेम है बट उनका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। तो ये R1 का है और ये R2 का है। तो ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। अब देखो इन दोनों का रेशियो निकाल दिया अपन लोगों ने, R1 अपॉन R2 अपॉन R1 का। अब सर R2 और R1 का रेशियो निकाल दिया। ठीक है बेटा, अब R2 अपॉन R1 का रेशियो निकालने के बाद इस तरीके से आएगा ये,
A2/A1 जिसका पावर सेम है, क्योंकि इंडाइसिस का रूल पढ़े हो ना तुम लोगों ने, A⁴x/B⁴x। जब दोनों का पावर सेम हो तो A/B और उसका होल पावर कितना लिखते हैं बेटा, x लिखते हैं। इस टर्म ये पता है, इंडाइसिस का रूल है अपने को, तो ये बिल्कुल रूल पता होगा, ठीक है। अब इंडाइसिस का रूल के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। अब इसको सॉल्व करने के बाद सबकी वैल्यू पुट कर दिए हम लोगों ने, सबकी वैल्यू पुट कर दी। तो अब देखो रेट ले लेता हूँ, 0.6 A2 की वैल्यू 0.3 और B1 और B2 की वैल्यू सेम है, और 1 का कितनी, और 0 पॉइंट ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा। और 1 का पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आता है, 1 का पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ से क्या बचा बेटा, सर इसको काटोगे तो ये 2 टाइम जाएगा, एक 2 बचा और 2⁴x, तो यहाँ से सॉल्व किए तो सर ये है 2 और इक्वल टू 2⁴x, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसके ऊपर x है तो इसके ऊपर कितना है, 1 है। तो x की वैल्यू कितनी निकली बेटा, 1, ठीक है। इस तरीके से हमको x मिल गया, ऑर्डर ऑफ द a, जो a के ऊपर ऑर्डर। उसी तरीके से हम लोग जो क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में भी एक टर्म सेम है जिसका नाम है b, R1 और R3, तो R3 में और R1 में x टर्म सेम है। तो कैसे देखो, R1 में 0.3 है, R3 1.2 है, A1 0.6 है, A3 0.6 है, B1 0.05 है और B3 0.02। अब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए का जो माने थे वो x है और बी का जो माने हैं y है। अब इस तरीके से हम लोगों ने R3/R1 किए, क्यों किए बेटा, क्योंकि इसमें A1 और A3 दोनों सेम है। अब दोनों सेम होने की वजह से आंसर 1 आएगा, और 1 का पावर कितना बेटा, वही टर्म होता है, ये हम लोगों ने 1 का पावर कितना बेटा 1 होता है, ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब देखो R3/R1 है, अब जिसकी वैल्यू 0.06x है और 0.02 और 0.05। अब ये तो कट गया, ये आ गया 1, और 1 का पावर x तो क्या होता है 1 ही होता है, तो यही बचा बेटा। अब 0.2/0.05 इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो आंसर बराबर 4 आएगा। कैसे आता है वो भी बता देता हूँ। अब 0.2 है बेटा और ये 0.05 है, तो तुमको हमेशा पढ़ाता हूँ कि जितना पॉइंट ऊपर है उतने 0 नीचे दे देना, मतलब 1 के बाद पॉइंट है तो 1 0 नीचे, तो ये नंबर जैसे का वैसा। नीचे कितने के पॉइंट है 2 के बाद, तो नीचे ऊपर 2 0 नीचे 5 इंटू 1 0 कैंसिल, तो 20/5 इसका आंसर आया 4। समझ गए बेटा, तो ये इस तरीके से आंसर आ गया 4 का पावर y/4। अब इसके ऊपर 1 है तो y की वैल्यू कितनी मिली 1। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो मैंने आज फार्मूले जो शुरुआत को पढ़ाया था जिसमें ऑर्डर ऑफ x प्लस ऑर्डर ऑफ y, हमको कॉन्सेंट हम वी हैव टू नॉट कंसिडर द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट, वी हैव टू कंसिडर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट। तो जिसके ऊपर x और y होते हैं रिएक्टेंट के ऊपर पावर में, उसको x और y उन दोनों का प्लस किए, 1 + 1 2। अब कोई भी सर बोले रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू, तो कोई भी इक्वेशन लो, यहाँ पे तुम्हारे पास R1 था, तुम्हारे पास R√2 था, तुम्हारे पास R3 था, उसके हिसाब से कोई भी लो। तो मैंने लिया R1, तो R1 की वैल्यू थी, तुमको पता होगा R1 की वैल्यू थी 0. यहाँ R1 लिया ना 0.15, जिसमें A1 था और यहाँ पे था B1, तो इन लोगों को कंसिडर किया। तो R1 की वैल्यू 0.5, A1 की वैल्यू 0.3 और B की वैल्यू 0.05 और x और y की वैल्यू 1 है। तो 1 पावर में कभी भी आया तो समझ आना वही नंबर आता है। इनको सॉल्व करने के बाद मिलता है 10। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, और ये लेसन यहाँ पे न्यूमेरिकल मतलब यहाँ इस लेसन के न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ये मैं मतलब बता देता हूँ कि इस लेसन के जितने भी न्यूमेरिकल से मैंने पूरे लिए, और जितने भी टाइप्स है और ईच एंड एवरी टाइप्स आई हैव टू मतलब आई हैव कंसिडर, ओके। और मैंने उनको सॉल्व करके दे दिया, तो तुम लोगों को इस लेसन्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में उतनी तकलीफ कम होगी।